हेलो दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 की एक सेपरेट वीडियो बना दी थी, वो बहुत बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया चैप्टर नंबर 1 और 2 और 3 एंड 4। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 एंड 4 करेंगे। अगर किसी ने चैप्टर नंबर 1 और 2 की एमसीक्यूज नहीं करे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आगे बढ़ जाओ। ठीक है, फिर वो देखो, फिर यहाँ पे आओ। ठीक है, या फिर इसको पहले कर लो, उसको बाद में कर लेना, वो तुम्हारे ऊपर है। तो हम करने वाले चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल और कार्बोनेट्स कंपाउंड के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो चैप्टर नंबर 3 के पहले सेट को करते हैं। ठीक है, देखना जरा ध्यान से। अ नॉन मेटल यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल इज एक ऐसा नॉन मटेरियल जो फूड को प्रिजर्व करने में हमारी मदद करता है। वो क्या है? नाइट्रोजन। रेसिडिटी से बचाता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 19। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए प्लस आयन। ठीक है, एक एलिमेंट ए इसके एटॉमिक नंबर 19 है। ए प्लस का मतलब क्या होगा? उसका एक इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया तभी तो प्लस आएगा। एक इलेक्ट्रॉन आप ले लोगे तभी तो उसके पास एक नेगेटिव कम हो गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो इसका मतलब ए प्लस आयन का मतलब क्या हो जाएगा? उसके द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास 18 हो जाएंगे। सेकंड आंसर कितना हो गया? ए। क्लियर है? आगे देखो। Al2O3 प्लस 2NaOH फॉर्म्स डैश NH2O। Al2O3 और NaOH को अगर रिएक्ट कराओगे आप तो क्या बनेगा दोस्तों? भाई सिंपल सा लॉजिक है। इसके अंदर हमें बनाना है क्या नाम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बेस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बेस बनाने में पानी तो मिल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या, मैं तुम्हें सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ। तो तुम्हें Al दिखाई देगा और Na दिखाई देगा, क्योंकि और तो बाकी तो सब इधर आ गया। तो Al है Na नहीं है, Na है Al नहीं है, तो आंसर ये हो गया। अब तुम बोलोगे ये भी तो हो सकता है, लेकिन अगर तुम बैलेंसिंग करोगे तो तुम्हें पता लगेगा मेटल का नाम पहले आएगा। ठीक है, दोनों मेटल है लेकिन Al पहले आएगा, ओ सॉरी सोडियम पहले आएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaAlO2। क्लियर? ये बात तुम्हें डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी यार। ठीक है, चलो आगे देखो। व्हेन MgO इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, जब MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में रिएक्ट करा दिया जाएगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। द सॉल्यूशन दस ऑब्टेन्ड इन इट्स नेचर। अरे यार, MgO क्या है? एक क्या नाम है, बेस है। ठीक है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। MgO इज मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, और वो पानी में घुल रहा है तो इसका मतलब वो एल्कलाइन है ना? ये तो पिछले चैप्टर में बताया, पिछले टॉपिक में। Which of the following is the correct arrangement of the given metal according to the ascending of their। यार ये रिएक्शन है, डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, इसका आंसर तुम्हें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो होता है सोडियम, तो ये तीनों आंसर हो सकते हैं। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन, तो इसका आंसर हो गया टी। अभी पिछले वाले में चैप्टर नंबर 2 में सेम ही रिएक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आ रखा था, है ना? तो इसीलिए तुम्हें इस हिसाब से समझना पड़ेगा। आंसर नंबर इसका टी है। ठीक है, तो तुम्हें डायरेक्ट ही याद कर लो इसको, तो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार आ रहा है यार। चलो कोई बात नहीं। Which of the following options gives the process of extraction of mercury from its ore cinnabar। मरकरी सिनाबार के साथ जो कंपाउंड होता है, मतलब मरकरी का जो ओर है वो सिनाबार कहलाता है। मरकरी इज अ लो रिएक्टिव एलिमेंट, तो उसको सेपरेट करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, हीटिंग प्रोसेस लगाना है। तो जैसा कुछ दिखाई देगा ऑप्शन के अंदर वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर है कूलिंग सिनाबार इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। गलत बात, हीट करते हैं उसको, कूलिंग गलत बात। सिनाबार टू कन्वर्ट इनटू मर्करिक ऑक्साइड एंड देन हीटिंग इट अगेन, सही बात है, यही करते हैं। पहले सिनाबार को मर्करी ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड और बन गई, और ऑक्साइड और से एलिमेंट को निकालना ज्यादा आसान हो जाता है, फिर उसको फर्दर हीट कर दो तो निकल कर आ जाएगा। सेम अप्रोच, सिंपल अप्रोच, ये हमें याद भी है। ठीक है, लिमिटेड एयर, एक्सेस एयर जैसे वर्ड दूर रहो इनसे, कूलिंग जैसे वर्ड से दूर रहो। ठीक है, एक्सट्रैक्शन टेक्निक जब तक पढ़ रहे हो। ठीक, आगे सुनो। अनुष्का इज राइटिंग सम स्टेटमेंट व्हिच इज गिवन बाय हर टीचर। वुड यू हेल्प हिम? अनुष्का, अच्छा हिम आ गया, वाह वाह वाह। टू चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव दैट दे नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्रीज एलिमेंट। सही बात है भाई, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं कभी वो फ्री स्टेट में दिखाई देंगे नहीं। क्लास का टॉपर बच्चा कभी आराम से बैठ सकता है? नहीं। उसको बंदे, अच्छे बच्चे जो दूसरे पढ़ने वाले पूछते रहेंगे भाई ये बता दे, भाई ये बता दे, भाई ये बता दे, है कि नहीं? वैसे ही है। दूसरा है एक्वा रिजेस फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इन 3:1। ये छोटा सा गलत है लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि 3:1 रेशियो तो सही है, लेकिन AgNO3 का 3 पार्ट्स होता है, HCl का 1 पार्ट होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या बता दिया? इसके 3 पार्ट्स बता दिए, इसके 1 पार्ट बता दिया। मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं आगे की स्टेटमेंट भी पढ़ लेता हूँ, क्या पता इससे भी गलत स्टेटमेंट हो। सिनाबार इज एन ओर ऑफ मरकरी, ये तो अभी बताया ऊपर, बिल्कुल सही है। व्हेन इट इज हीटेड फर्स्ट कन्वर्ट मरकरी ऑक्साइड, ये तो सही है, ये भी सही है।
सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड हेल्ड अ स्ट्रांग फोर्स एंड फॉर्म्स NaCl भी सही है। तो इसका आंसर सही है, मैंने सही सोचा था। तो इसका गलत स्टेटमेंट, हमें गलत स्टेटमेंट बतानी, तो गलत स्टेटमेंट इज बी। क्लियर है दोस्तों? व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड, मतलब HCl को रिएक्ट करा रहे हैं BaOH2 से, तो व्हाइट कलर कंपाउंड बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंप्लीट रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड? कौन सही से एक्सप्लेन कर रहा है? तो HCl प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड प्लस HOH। HOH क्या होता है? HOH का मतलब होता है H2O, कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक। HCl प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स BaCl2 प्लस 2HOH, ठीक है। ऊपर और नीचे वाली रिएक्शन देखो, दोनों सही लग रही है मुझे, ठीक है, क्योंकि BaH2 कभी बनता नहीं है, BaCl2 और HOH प्लस O2 बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो C और D तो अपने आप ही गलत हो गई, C और D O2 के रिलीज की वजह से गलत हो गई, और ये इसकी वजह से भी गलत है। इतना तो क्लियर हो गया। बचा A और B। अब A और B में अगर तुम ध्यान से देखोगे ना यार, तो दोनों रिएक्शन सेम लग रही है, सिर्फ किसका अंतर है? 2 का। तो बैलेंसिंग करके देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 और 2 दूनी 4, भी आंसर हो गया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग सही हो रही है, ठीक है। तो पहले तो देखा हमने कौन सी रिएक्शन सही है, फिर हमने फिल्टर आउट करा बैलेंसिंग के हिसाब से कौन सी सही है, ठीक है। तो आंसर नंबर बी है इसका, ठीक। आगे बढ़ते हैं। Which of the following metal do not react even with steam? भाई ये तो बच्चा बता देगा। सिल्वर है इसका आंसर भाई, सिल्वर किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा था, लोवेस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। मैलिएबिलिटी इज एग्जिबिटेड बाय, इनमें से कौन मैलिएबिलिटी दिखाता है? मैलिएबिलिटी का मतलब जिसको आप क्या नाम है पीट कर शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। सल्फर दिखाता नहीं है, आयोडीन दिखाता नहीं है, फास्फोरस दिखाता नहीं है, कॉपर दिखाता है, क्योंकि कॉपर इज अ बढ़िया वाला मेटल, तो इसलिए कॉपर दिखाता है ये प्रॉपर्टी। क्लियर? आगे सुनो। द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीटेड, कार्बोनेट मतलब कैल्सिनेशन का कुछ ना कुछ यूज होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कन्वर्टेड इनटू द मेटल ऑक्साइड इज नोन एज कैल्सिनेशन। क्वेश्चन पढ़ने से पहले बता दिया था। एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ, अरे भाई सोडियम है इसका आंसर, तो ठीक है। सॉफ्ट मेटल, नाइफ, ये कीवर्ड्स हैं सोडियम के लिए। जैसे ये आ गए, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये होता कि क्या नाम है पाम पे रख देते हैं तो गैलियम वगैरह आंसर हो जाता, ठीक है। तो यार ये तो तुम्हारे को कीवर्ड है तो पता ही होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बताया था, रिएक्टिविटी डायरेक्ट याद कर लो भाई, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर जितना ज्यादा डायरेक्ट याद करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो आयरन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसका मतलब मुझे बी और डी में से सही लग रहा है, ठीक। लेकिन उसके पीछे एल, फिर जिंक आ रहा है, फिर Fe आ रहा है, ठीक है, और फिर Fe और कॉपर आ रहा है, कॉपर सबसे कम आ रहा है। तो भाई इसका मतलब आंसर नंबर हमारा क्या हो गया? बी हो गया, वो सही है, ठीक, क्योंकि यहां तक तो दोनों सेम है। फिर Fe आ रहा है, फिर यहाँ पे जिंक आ रहा है, ये गलत है यार, ठीक। जिंक सबसे कम रिएक्टिव हो, नहीं भाई ये आंसर है हमारा, ठीक। आगे देखो। Which of the following metal displaces hydrogen from dilute acid? कौन सा ऐसा मेटल है जो डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को हटा सकता है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा मेटल होगा? तो ऐसा कौन सा मेटल, यार ये तो दिक्कत होगी, कौन सा मेटल हो सकता है हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ ना, एक सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन? अच्छा, हाइड्रोजन को हटा सकता है डाइल्यूट HCl में से। अगर डाइल्यूट HCl है तो उसमें से H को कौन हटा सकता है? तो उसमें से H को हटाने की औकात पता है किसकी है? जिंक की तो नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम इसी रिएक्शन से समझ लो यार, जिंक की तो नहीं है, ठीक है। मैग्नीशियम हो सकता है, और सोडियम तो है ही है। तो 4 जहाँ पे आ गया वो तो आंसर है, 2-3 जगह आ गया, ठीक। और मैग्नीशियम मैं बोल रहा हूँ तो सेकंड एंड फोर्थ है कहीं पर, सेकंड एंड फोर्थ, आंसर नंबर बी है, आंसर नंबर बी, ठीक। क्योंकि मैग्नीशियम और सोडियम के अंदर ये डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब मेरे को कैसे पता है? मेरे को इसलिए पता है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज समझनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक। तो रिएक्टिविटी सीरीज को देखोगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी है एक, क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल बट इट स्टिल डिस्प्लेसेस मेनी ऑफ द मेटल्स। ये क्वेश्चन भी है, ठीक है, जस्ट बिकॉज उसकी रिएक्टिविटी हाई है, ठीक है। किस किस से हाई है वो तुम्हें देखना पड़ेगा, लेकिन मैग्नीशियम और सोडियम से कम है, इसीलिए ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाते, इसलिए तुम्हें ये आंसर है ये वाला, ठीक है। आगे सुनो। Which of the following are not ionic compounds? इनमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है दोस्तों, ठीक है। KCl और HCl है, क्योंकि K की जगह पे Na लगा दो अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। KCl और CCl4, CCl4 का मतलब समझते हो? CCl4 का मतलब होता है क्लोरोफॉर्म की तरह एक कंपाउंड, ठीक है। तो ये भी है। उसके बाद CCl4 NaCl, CCl4 और NaCl, NaCl तो है नॉट आयनिक,
ठीक है, ये भी है, और CCl4 भी है, CCl4 HCl, HCl नहीं है यार, ठीक है, HCl की वजह से मुझे दिक्कत लग रही है, लेकिन CCl4, एक सेकंड रुको, CCl4 का मतलब पता है क्या होता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तुम्हें याद होगा मैंने क्या नाम है कार्बन चैप्टर के अंदर एडिशन रिएक्शन बता रखी है। एडिशन रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम एक बार क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, एक बार इसको डिस्प्लेस करते हैं, एक बार इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, एक बार इसको डिस्प्लेस करते हैं। तो इसका मतलब CCl4 नहीं है, तो इसका आंसर ये हो गया। और HCl वैसे भी नहीं होता, तो HCl कहीं कहीं पर है, लेकिन HCl को KCl ने बचा लिया, ठीक है। यहाँ पे CCl4 को KCl ने बचा लिया, लेकिन यहाँ पे HCl और Cl4 एक साथ आए, यही दोनों गद्दार है, ठीक है। तो आंसर हमारे डी है, ये आयनिक कंपाउंड्स नहीं है, ठीक है, खत्म। आगे देखो, क्लीन स्मॉल पीसेस, ठीक है, ऑफ मैग्नीशियम जिंक एल्यूमिनियम आयरन कॉपर बाय रबिंग देम विद अ पीस ऑफ सैंड। सैंड पेपर में समझते हो ना, वो जो खुरदुरा सा एक कागज कत्ता सा आता है, उसको साफ करते हैं जिससे। टेक देम सेपरेट टेस्ट ट्यूब, उनको सेपरेट टेस्ट ट्यूब में दिया गया, तो सबके अंदर 10 मिलीलीटर, एक के अंदर मैग्नीशियम, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक के अंदर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर। एड अबाउट 10 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच ऑफ देम, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आपने क्या करा, ये 4-5 मेटल लिए सबको सैंड पेपर से साफ करा, उन सबको उठा के इसके अंदर डाल दिया, और उसमें सब में HCl डाल दिया, तो मतलब मेटल प्लस HCl, ये रिएक्शन चल रही है। तो मेटल प्लस एसिड फॉर्म्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, यही होता है। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हमें समझ में आ गया था। रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज नॉट सेम इन ऑल द टेस्ट ट्यूब, सही बात है, ठीक है। कहने का मतलब ये कह रहा है वो कि भाई सबके साथ सेम रिएक्शन तो होगा नहीं, सेम तरीके से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो हमें इस करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट का मतलब हमें गलत वाली वाइप आउट करनी है, ठीक है। सेकंड है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इज द फास्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, ये भी बात सही है। द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन ऑर्डर मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। मैग्नीशियम डिक्रीज करता है, भाई डिक्रीज करता है तो यारो ऐसे क्यों लगा रखा है, ये गलत है। In case of copper, no bubbles are seen and the temperature also remains unchanged. This shows that copper does not react with HCl. सही बात है, ठीक है, आंसर नंबर 3, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहला दूसरा चौथा एकदम सही लग रहा है, तीसरा वाला सही तो है, लेकिन डिक्रीज इसकी बात करके यारो ऐसे लगा दे रहा है, पाप कर रहा है, ठीक। The property of metal by which metals can be beaten into thin sheets is known as ductility. When calcium oxide is added to water, ठीक है, इसका आंसर डक्टिलिटी है। When when calcium oxide is added to water, it completely dissolved in water without forming bubbles, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी से रिएक्ट कराया जाता है तो बिल्कुल भी बबल्स नहीं बनाता वो, ठीक है। What products are formed in this reaction? इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बन क्या रहे होते हैं, तो इस रिएक्शन के अंदर बनता है, सिंपल सा लॉजिक, कैल्शियम को ऑक्साइड को दैट इज CaO को आप पानी से रिएक्ट करा रहे हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ना यार, ठीक है, Ca(H2), ठीक है। तो ये आंसर इसका C, ठीक है। आगे देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल, इनमें से कौन सी चीज मैग्नीशियम मेटल के लिए इनकरेक्ट है, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोल्ड वाटर से तो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ही रिएक्ट कर सकते हैं, सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम, और ये भी दोनों तकड़ी रिएक्शन करते हैं, थोड़ी लो रिएक्शन करता है, तो ये तो बात ही गलत हो गई, ठीक है। और इसका तो कुछ ऑप्शन भी नहीं है, तो यही आंसर है। आगे बढ़ूँ क्यों, पढ़ जाता हूँ फिर भी। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, सही बात है। इट रिएक्ट्स विद स्टीम, देखो यहाँ पे स्टीम से रिएक्ट करा रहा है, यहाँ पे ठंडे पानी से रिएक्ट करा रहा है, शर्म नहीं आ रही इसको, ठीक है। तो अपने आप आंसर ये है यार, ठीक है, बात ही खत्म। द एलिमेंट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर इज, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, भाई फ्री स्टेट में वही पाया जाएगा जो लो रिएक्टिव होगा, क्योंकि उसे कोई रिएक्ट ही नहीं करना चाहता, और वो फ्री में पाया जाएगा, मतलब फ्री का मतलब अपनी नेचुरल स्टेट में पाया जाएगा, फ्री, ठीक है। कॉपर भी लो रिएक्टिव, गोल्ड भी लो रिएक्टिव, सिल्वर भी, ऑल ऑफ दिस। अच्छा नहीं तो ठीक। आगे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन, गलत वाली ढूंढनी है। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम ऑक्साइड इज आल्सो बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड इज बेसिक, सही बात है। विच रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एल्कलाई कॉल्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सही बात है। मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर पार्शियली टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है पानी में डिसॉल्व हो जाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, ठीक है। याद है पिछले अभी कुछ देर पहले ही पढ़े थे, ठीक है, या फिर पिछले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में बताया, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। उसमें बताया हुआ मैंने कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को फर्दर रिएक्ट कर दोगे पानी से तो हाइड्रोक्साइड की तरफ जाने लग जाता है वो, यही है, तो ये सही बात भी है। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 इज अ बेसिक ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एल्कलाई कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड, गलत बात है।
सल्फर डाइऑक्साइड पानी से रिएक्ट करेगा और फिर दोबारा सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, बिल्कुल गलत है। 21 का सी, और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो 21 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, ये इनकरेक्ट है, आगे बढ़ूंगा भी नहीं मैं। सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेटल्स नहीं दिखाते? वो डल नहीं होते यार, यही आंसर हमारा। वो सोनोरस होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होते हैं, वो डक्टिलिटी होते हैं, वो डल नहीं होते, नॉन मेटल्स होते हैं डल। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट इन नेचर, इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है, कौन से मेटल्स हैं जो अपने नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब अपनी नेचुरल स्टेट में पाए जाते हैं? पक्का क्लियर है? अपनी नेचुरल स्टेट में पाए जाने वाले जो मेटल्स होंगे वो पाए जाएंगे, और वो नेचुरल स्टेट में पाए जाने वही एलिमेंट होते हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक, अभी ऊपर पढ़ा था गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। ठीक है, कॉपर है और ये है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जहां पे होगा, अच्छा दो ऑप्शन वाले, तो अब इसमें से मोस्ट एक्यूरेट आंसर ढूंढना है। तो कॉपर कई बार कई जगह पे रिएक्ट भी कर जाता है, तो कॉपर को काट दो, बचा क्या, गोल्ड और सिल्वर। तो उसके बाद सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ का दिखाई दे रहा है आंसर नंबर सी। देखा, कॉपर भी था लेकिन कॉपर का ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो हम मोस्ट एक्यूरेट की तरफ आए, तो कॉपर को हटाया हमने, गोल्ड और सिल्वर पे आ गए। ठीक, क्योंकि कॉपर फिर भी कहीं पर रिएक्ट कर जाता है, गोल्ड और सिल्वर फिर भी रिएक्ट नहीं करते, तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर ही कॉपर एंड गोल्ड एंड सिल्वर। क्लियर है? अमेलगम इज अ मॉलिक्यूल ऑफ मरकरी, ये तो सबको पता है। अमेलगम वर्ड जहां आ गया वो मरकरी के साथ बाइंड हो गया, समझ में आ गया? नहीं क्या बोला? गैल्वेनाइजेशन इज विद जिंक, जिंक गैल्वेनाइजेशन वर्ड जहां आ गया वो जिंक से रिलेट हो गया, समझ में आ रहा है ना? आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज, बिल्कुल सही बात है। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि उनको तोड़ना मुश्किल होता है, और उनको तोड़ना मुश्किल क्यों है? क्योंकि उसके जो आयंस जुड़े हुए हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली जुड़े हुए हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस, पॉजिटिवली बिटवीन लेस होगा तो ऐसे टूट जाएगा वो तो। स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन सिमिलर चार्ज के बीच में कभी फोर्स लगी नहीं सकती, वो तो उल्टा एक दूसरे को धक्का देंगे। तो आंसर नंबर ए। मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर डिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? कॉपर, यही पढ़ा हुआ है हमने एग्जांपल में, कॉपर ही है हमारा आंसर, बात ही खत्म। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन 3 एलिमेंट की दे रखी है, 2 8 2 8 7 2 8 2, इनमें से कौन सा सही है? तो यार मेटल पता है क्या कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो मेटल्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना वो नॉन मेटल्स होते हैं। समझो जरा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस ये तो न्यूट्रल है, तो ये तो नॉर्मल गैस हो गई, ये तो खत्म। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेने वाला कौन होता है? नॉन मेटल होता है। इसके पास 2 है, ये देगा 2, क्योंकि 2 देना आसान है एज कम्पेयर टू 6 लेना। तो Z इज मेटल, Y इज नॉन मेटल एंड X इज न्यूट्रल। तो जहां पे लिखा हुआ Z इज मेटल, Z मेटल है, ये लिखा है Z इज मेटल, Y इज नॉन मेटल, बिल्कुल सही। आंसर नंबर डी का, और सॉरी 28 का डी है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो इलेक्ट्रॉन देता है वो मेटल होता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नॉन मेटल होता है। क्लियर है बात? ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये देखो, खुद सोचो, ये 2 ले देगा या 6 लेगा? तो 2 देना आसान है, तो ये डोनेट करेगा, और उल्टा 1 लेगा, तो ले रहा है इसलिए नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल और ये मेटल। ठीक, Z इज मेटल, नॉन मेटल, आंसर नंबर डी। बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ध्यान समझना। ठीक है, सुनो अभी जरा ध्यान से। द कंपाउंड MgCl2 विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। MgCl2 जो होता है वो सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि MgCl2 इज एन आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करते हैं? जब वो आयंस में टूट जाते हैं। क्लियर हो रहा है? तो आयंस में टूटेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है असर्शन। तो रीजन, मूवमेंट ऑफ आयंस इन आयनिक कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड स्टेट, बिल्कुल सही बात है भाई। मेरी बात सुनो, आयनिक MgCl2 इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, सही बात है, क्योंकि आयनिक फॉर्म सॉलिड स्टेट के अंदर आयंस रिलीज नहीं होते, और आयंस क्या, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के आयंस चाहिए होते हैं। अगर रीजन में ये बोल देता तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन इसने क्या बोला? मूवमेंट ऑफ आयन इन आयनिक कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड स्टेट। आयनिक तो मतलब जो आयंस है उसके, वो सॉलिड स्टेट में मूव नहीं कर सकते। ये भी सही बात है, लेकिन वो सही से एक्सप्लेन नहीं करता। क्लियर? फिर भी देख लेते हैं, कंडक्ट इलेक्शन सॉलिड स्टेट, मूवमेंट ऑफ आयन इन आयनिक कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड स्टेट। वैसे सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो मैं बता देता हूँ इसको। वो कह रहा है आयनिक कंपाउंड इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि सॉलिड स्टेट में उसके आयंस रिलीज नहीं होते। ठीक है, और एक सेकेंड, द कंपाउंड MgCl2 will not conduct electricity in solid state because movement of ions in ionic compound is not possible in solid state। सही बात है, AS का आंसर, बिकॉज से आंसर सॉल्व हो रहा है, AS का आंसर। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ठीक, ये देख लेना।
आगे देखो असर्शन, अल्काई मेटल्स लाइक, ठीक है यार 29 का तो बी लिखा हुआ है, 29 का ए है भाई, ठीक है 29 का ए है, ये गलत लिखा है, सही करो इसको, कहीं और भी गलती होगी तो बता देना, मैं जो बताते हुए जा रहा हूँ वो सही है। हाँ ठीक, अल्कलाई मेटल्स लाइक सोडियम और पोटेशियम सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ, बिल्कुल सही बात। दे हैव हाई डेंसिटी, अरे यार वहाँ पे कटिंग की बात चल रही है, वहाँ पे डेंसिटी की बात चल रही है, और इनकी डेंसिटी हाई भी नहीं होती है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये कभी कभी फ्लोट भी करते हैं, तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, तो इसका आंसर क्या हो गया सी, सही है, ये सही है। 29 देखना पड़ेगा तुम्हें, वो गलत देखा है, ठीक खत्म, चैप्टर नंबर 3 खत्म। अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 4 की तरफ। मैंने पिछली वीडियो में बोला भी है, पिछली मतलब चैप्टर नंबर 1 और 2 के एंड में कि चैप्टर नंबर 3 और 4 छोटे हैं, ठीक। चलो चैप्टर नंबर 4 करते हैं, डेट इज कार्बन, ठीक है ना, बड़ा चैप्टर, इंपॉर्टेंट बढ़िया चैप्टर। चलो, अ स्टूडेंट स्टडीज दैट विनेगर व्हिच इज डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ इथेनोइक एसिड फ्रीज ड्यूरिंग विंटर, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ प्योर इथेनोइक एसिड, ठीक है। इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इट इज वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, इट इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। कह रहे हैं एक बच्चे ने ऑब्जर्व करा कि जो इथेनोइक एसिड है ना वो डाइल्यूट फॉर्म में रहता है और क्या नाम है फ्रीज हो जाता है सर्दियों में, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है, सर्दियों में फ्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, इस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्या पता लग रहा है, इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो हल्की से हीट देने पर वो बॉइल करने लग जाए, बॉइल तो नहीं करता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, तो इसका आंसर ये क्या है, बी बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, तो इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक। यार इनको देख लेते हैं साथ साथ, कहीं गलती होने लग जाएंगे, एक तो आंसर सही निकले, बी है, सही है, ठीक है, एक आध सही निकलेगा तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा भाई। चलो, कार्बन कंपाउंड कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ कार्बन, विच नेम शुड बी गिवन, अबे भाई दो है, दो कार्बन एटम है तो इथ से शुरू होगा, तो आंसर हो गया इथेन, क्लियर है बात, ठीक है। आगे सुनो, C3H8 फॉर्म्स बिलोंग्स टू द होमोलॉगस सीरीज ऑफ C3H8, 3 का दुगना 6, 6 और 2 8, एल्केन हो गया ये, ठीक। एल्केन होगा कि नहीं होगा, दुगने से 2 ज्यादा, एल्केन, सही बात है। आगे देखो डायग्राम बेस्ड, द इमेज रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्यू हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, which of these compound can be classified as alkyne, इनमें से कौन एल्काइन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, ए एंड डी, ए एंड डी, सी है इसका आंसर, क्लियर है बात, ठीक है। जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा वो एल्काइन होगा, ठीक है। इथेन एक सेकेंड, सुनो, इथेन, ठीक है, इथेन के लिए वो क्या बोल रहा है, इथेन के लिए बोल रहा है इथेन C2H6 है, ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स CO2 एंड वाटर, ठीक है, ये तो सबको पता है कि कोई भी कार्बन कंपाउंड जब कंबशन दिखाता है तो CO2 और हीट एंड वाटर रिलीज करता है। इट शोज दैट रिजल्ट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ठीक है, तो कितना रिलीज होगा CO2, ठीक है, तो C2H6 को आपने हीट करा दोस्तों, तो आपको मिला CO2 प्लस पानी, इसको बैलेंस कर दो, ठीक है, तो C2H6 को अगर आप बैलेंस करोगे तो आंसर क्या निकल कर, यहाँ पे कितने एच है, यहाँ पे 6 एच है, वहां पे 2 है, ठीक है, तो 6 और 2 को बराबर करेंगे, वहां पे 3 लगा दो, ठीक है, लेकिन कार्बन को बैलेंस करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन पूछा हुआ है, तो यार ये तो सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें कर लेते हैं, चलो इसको, कार्बन के 2, यहाँ पे 1, ठीक है, दूसरा कलर यूज करते हैं, ठीक है, तो कार्बन के 2 यहाँ पे 1, यहाँ पे हो गया 2, ठीक, तो यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, अच्छा ऑक्सीजन भी तो देना पड़ेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हीट होती है, ठीक है, अब समझ में आ गया। अच्छा ऑक्सीजन के पूछे हुए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, वहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, अच्छा मैं ये देख लेता हूँ यार पहले तो, चलो दोबारा करते हैं यार इसको एक बार, ठीक, दोबारा इसी से करते हैं, C2H6 प्लस कंबशन है क्योंकि O2 होगा, इससे बन रहा है CO2 प्लस H2O, क्लियर। अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे कितने हुए हैं, 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इसको बैलेंस करोगे तो कार्बन के यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा दिया मान लो मैंने, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए वहां पे, 2 2 4, 4 और 3 7, यहाँ पे हो गए 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने 2, ठीक है, और 7 को बराबर करने के लिए 7/2 खत्म,
ठीक है, खुद सोचो मैंने क्या करा, मैं दोबारा बोल देता हूँ। अरे यार एक तो ये दोबारा वापस नहीं आता अंडू के, कोई बात नहीं। देखो मेरी बात सुनो, C2H6 को आप क्या करो, कंबशन प्रोसेस में डाल रहे हो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट होगा और कंपाउंड बन रहा है CO2 और वाटर, तो CO2 प्लस वाटर। ठीक, बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बैलेंस करने के लिए खुद दिमाग लगाओ। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ठीक, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। क्लियर है इतना? अगर मैं कार्बन को बैलेंस कर दूं तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, यहाँ पर कितने हैं, 1, तो यहाँ पे 2 लिख दूंगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 जा 4 और 4 और 5 और 6। ठीक, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, समझ में आ गया? यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे 3 लगा दूंगा मैं। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे बैलेंस ना भी करूं तो ये हो गए 3 और यहाँ पे 2 था 2। ठीक है, तो ये पूरा बैलेंस हो चुका है। क्लियर? लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर कितने, यहाँ पे 2 है, तो 2 और 7 को बैलेंस करने के लिए मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 7/2। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। क्लियर? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी लेकिन भाई साहब आंसर आ गया। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे भैया आपने तो बड़ी जल्दी कर दिया। ठीक है भाई, मेरे को वैसे भी याद था ये तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन जल्दी करने का लॉजिक एक ही है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये 7/2। क्योंकि देखो मैं, अब तुम बोलोगे कि आपको कैसे पता अपॉन में लाना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, बिना अपॉन लाए भी कर सकता था मैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन और दिमाग लगाना पड़ता। लेकिन जब ऑप्शन ही अपॉन वाले हैं तो मैं क्यों लाऊंगा सिंप्लीफाई करके। ऑप्शन से मेरे को पता लग गया कि 7/2 आ रहा है आंसर। क्लियर? आगे सुनो, covalent bonded molecules are seen to have dashed bonds within the molecule but intermolecular forces are this। यार ये जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी अगर तुम खोलोगे कार्बन चैप्टर का पहला, दूसरा, तीसरा जो पेज है उसके बॉटम पे लाइन लिखी हुई है। ठीक है, एनसीईआरटी के तीसरे पेज के बॉटम पे लाइन लिखी हुई है, तो तुम्हें ये याद रखनी पड़ेगी कि कोवलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, उनकी मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो वीक होती है। तो इसका आंसर ए है। मैं बता देता हूँ मतलब क्या है। मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड है C2H6, तो C2H6 में जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की दोस्ती होगी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, लेकिन एक C2H6 दूसरे C2H6 से ज्यादा टाइट बॉन्ड नहीं करता। तो अंदर घर में तो बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन बाहर किसी दूसरे से बात नहीं करते वो, ऐसा कुछ है। ऐसा ही होना चाहिए, घर वालों से बात करनी चाहिए भाई, ठीक है, बाहर वाले तो धोखा देंगे। समझ में आया? आगे सुनो, हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन दिस। क्या है हेट्रो एटम? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे सही है, मेरे सैंपल पेपर में भी था, ये गलत था, याद है? तो हेट्रो एटम का मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से अलग हो। तो कार्बन हाइड्रोजन से तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, क्लोरीन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, क्लोरीन दिखाई देता है। फर्स्ट एंड फोर्थ का मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो कार्बन और हाइड्रोजन की जगह पर जो भी अगला एटम होगा उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रो एटम कहते हैं। आगे सुनो, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपाइन? प्रोपाइन का मतलब प्रोप का मतलब 3 कार्बन, YNE है तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा, तो 2 से 2 कम, 2 6 और 4 C3H4 बी हो गया इसका आंसर। जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2, 2 से 2 ज्यादा। क्लियर है? द फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 70 का दुगना 140 से 2 कम, तो इसका मतलब क्या है? एल्काइन है ये, है ना? तो किससे आएगा? ये एल्काइन में आएगा। ठीक, तुम बोलोगे इतना आसान कैसे आ रहा है भैया? क्योंकि सेट वाले दोस्तों। द स्ट्रक्चर फार्मूला मिथेनल, मिथ का मतलब 1 कार्बन, मिथेनल का मतलब एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया HCHO। ठीक है, आंसर नंबर बी। ठीक, मिथ का मतलब 1 कार्बन, अल का मतलब एल्डिहाइड, तो मिथेनल HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड भी है इसका दूसरा नाम, मिथेनल का दूसरा नाम फॉर्मेल्डिहाइड है, प्लीज याद रखना। ठीक है, electronic configuration of an element is found to be 2 and 4. How many bonds can one carbon atom form in a compound? कह रहे एक एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता लगी हमें 2 और 4 है। ठीक, तो वो कितने, हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन वन कार्बन एटम फॉर्म इन अ कंपाउंड? तो कितने कार्बन एटम के साथ दोस्ती करेगा? तो 4 के साथ दोस्ती करेगा। आउटोमोस्ट में 4 है ना, आउटो ये कार्बन की बात चल रही है, यहाँ पे एलिमेंट बोला, यहाँ पे कार्बन बता दिया, बेवकूफ क्वेश्चन। ठीक है, या तो मैंने बनाया, मतलब हमने बनाया होगा, या फिर क्वेश्चन ही ऐसा ही है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी तुम्हें समझ में आ गया इसका आंसर 4 है। तो आउटर मोशन में जब 4 है तो भाई 4 बॉन्ड बना सकते हैं ना, सिंगल वाले। ठीक है, कितने? 1 2 3 4 बना सकता है। फिर फॉलोइंग इज, इसमें 4 ही ऑप्शन 3 ही ऑप्शन डाल रखे हैं, कोई बात नहीं।
तो ज्यादा फॉलोइंग इज इथेनॉल, ठीक है, ये नहीं भी दे रखा होता तो हमको वैसे ही पता होता, CH3CH2OH या फिर C2H5OH, कुछ भी बोल दो, ये इथेनॉल है, आंसर ये रहा, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके लिए तो ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइन, इनमें से कौन एल्काइन के लिए काम कर रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट दुगना, ये तो नहीं आंसर, दुगने से दो ज्यादा गलत, दुगने से दो कम, दुगने से एग्जैक्ट दुगना और दुगने से दो कम, डी आंसर है। क्यों? क्योंकि दुगने से दो कम है सी के अंदर, और दुगने से दो कम ही फीचर है एल्काइन का। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ कार्बन कंबशन, अभी ऊपर बताया था, कार्बन कंबशन पे हमें क्या मिलती है, CO2 मिलती है, हीट एंड लाइट मिलती है, ठीक है। तो तुम ये भी बोल सकते हो कि CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, दोनों आंसर सही है, ठीक। तो अगर एक्यूरेट देखो, प्योर कार्बन बर्न करोगे तो CO2 प्लस हीट एंड लाइट मिलेगा, फिर मिथेन के बाद कुछ भी बर्न करोगे तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट मिलेगा। तो ज्यादातर हम मिथेन के बाद की चीजें बर्न करते हैं, तो इसलिए हमारा ज्यादा एक्यूरेट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर? लेकिन वो भी सही है, ठीक है, लेकिन वही कंफ्यूजन वाली बात है, तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर ढूंढेंगे तो इसका आंसर डी है। क्लियर है? आगे देखो, which of the following functional group can combine the carbon to produce alcohol, कह रहा कौन सा फंक्शनल ग्रुप आप जोड़ोगे कार्बन में अल्कोहल बनाने के लिए। भाई अल्कोहल बनाने के लिए तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, OH। अल्काइन के पास 6 कार्बन एटम है, तो H कितने होंगे, अच्छा 6 कार्बन है, तो इसका मतलब C6, 6 दूनी, और एल्काइन बनाना है, ठीक है। सुनो, एल्काइन बनाना है 6 कार्बन का, 6 कार्बन अगर है अल्काइन के अंदर, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, दुगने से दो कम, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 2 कम 10, तो 10 होगा इसका आंसर। क्लियर? हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड आर देयर इन CCl4, CCl4 में ये अभी थोड़ी देर पहले बताया है, 4 सिंगल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। CCl4 इज क्लोरोफॉर्म। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड एज शोन इन फिगर बिलो इज इनकरेक्ट, ठीक है। कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड का दिया हुआ है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। P का केमिकल फॉर्मूला C3H8 है, Q का C5H10 है, R का C4H6 है। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। P और Q बोथ डिफर बाय CH2, नहीं भाई, P और Q में क्या CH2 का अंतर है, नहीं, C2 और H2 का अंतर है असलियत में देखा जाए तो, ठीक। तो ये आंसर तो गलत है। ऑल हैव सेम जनरल फॉर्मूला, भाई दुगने से दो ज्यादा, दुगना, दुगने से दो ज्यादा नहीं, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन में आ गया, तो ये भी गलत है। Q इज एन एल्कीन, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही है, Q इज एल्कीन है। क्यों? क्योंकि दुगना एग्जैक्ट, जो एग्जैक्ट दुगना होता है वो क्या किस में काउंट होता है, एल्कीन में काउंट होता है। P इज एन एल्केन, P एल्केन है, ये भी सही है। अरे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अच्छा इनकरेक्ट बतानी है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऑल हैव डिफरेंट जनरल फॉर्मूला, हाँ सॉरी, सबका डिफरेंट जनरल फॉर्मूला है। Q इज एल्कीन, ये एल्कीन, ठीक है, और इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट इज A। सॉरी दोस्तों, यार स्क्रीनशॉट आ गया, ठीक है, सॉरी दोस्तों, ठीक है, मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, इसीलिए मैं बोल रहा होता हूँ, प्लीज इस बात का ध्यान रखा करो कि आप क्या पढ़ रहे हो। इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो आंसर इज A, ठीक है। मैं करेक्ट ढूंढने लग गया था, तो मैंने सबसे पहले उसको रिजेक्ट कर दिया, और मैंने फिर पढ़ते समय, क्योंकि करेक्ट चल रहा दिमाग में, तो इस चक्कर में मैंने डिफरेंट वर्ड नहीं पढ़ा। तो सबका डिफरेंट जनरल फॉर्मूला है, कैसे, इसका है CnH2n+2, इसका है CnH2n, और इसका है CnH2n-2। सबका जनरल फॉर्मूला, तो ये तो सही है। Q एक एल्कीन है, ये भी सही है, P एक एल्कीन है, ये भी सही है, तो इनकरेक्ट क्या बचा, A। समझ में आ गया? सॉरी, मुझसे गलती हो गई, गलतियां बहुत कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जल्दी जल्दी कर रहा हूँ भाई, इसलिए बोला जा रहा है तुम्हें, टाइम्स के सेटअप से करना है तुम्हें, ठीक है। इथेन, इथेन के पास कितने कोवलेंट बॉन्ड है, तो इथेन बना लो पहले, ठीक, कोवलेंट बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोवलेंट बॉन्ड है। क्लियर? आगे देखो, हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मीथेन, कितने सिंगल बॉन्ड है मीथेन के अंदर। सिंगल बॉन्ड का मतलब, एक सेकेंड, हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मीथेन, मीथेन के अंदर कितने सिंगल बॉन्ड है, मीथेन बनाओ पहले तुम। 4 सिंगल बॉन्ड है यार। अल्कलाइन KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जोड़ देता है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जोड़ना इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम। क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर, क्लोरीन रिएक्ट करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रूम टेम्परेचर पर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज ओनली सिंगल बॉन्ड,
ओनली डबल बॉन्ड, ओनली ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड। अमोनिया मतलब NH3 और NH3 का बॉन्ड ऐसे बनता है और सारे सिंगल बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड 24 का A। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए भाई। आगे सुनो, फिर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनिक एसिड इज ट्रू। इनमें से कौन सा ब्यूटेनिक एसिड का फॉर्मूला हम बना लेते हैं यार, हमारे से जो मैच करेगा वो ब्यूटेनिक हो जाएगा। ब्यूटेनिक मतलब 4 कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 4 कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड कोने पे लगता है, तो कोना ये रहा, तो CH3 CH2 CH2 COOH, CH3 CH2 CH2 ये एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। CH3 दो बार आ गया, CH2 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 COH, ये यार ये CH3 होना चाहिए और आंसर D होगा फिर, ठीक है। मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है, मतलब ये सॉरी फोटो में गलती है थोड़ी सी। देखो इसमें तो 5 कार्बन है, ये तो गलत हो गया क्योंकि बुट पूछा है, पेंट दे रहा है। इसमें भी 1 2 3 4 5 ये भी गलत हो गया, 1 2 3 4 5 ये भी गलत हो गया, और इसमें 4 कार्बन है, एक वैसे एकदम सही है, बस यहाँ पे CH2 ना होगा CH3 आएगा यार, ठीक है। ये इमेज लगा रखी है इसलिए इमेज की गलती हुई, ये ना मेरी गलती ना टीम की, ठीक है। आगे सुनो, विच अमंग्स द फॉलोइंग विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, विच अमंग द फॉलोइंग विल कंडक्ट, जो आयंस में टूटेगा भाई, जो आयंस में टूटेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा भाई। ये है ग्लूकोज, आयंस में नहीं टूटता तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। KCl बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड से बनता है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं। अल्कोहल तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। NaCl के साथ एक्वस भी लिखा हुआ है और ये आयंस में भी टूटेगा, तो आंसर नंबर D ये ही है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। और NaCl आपने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा हुआ है और आपको अच्छी तरह पता है आयनिक बॉन्ड्स आर कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, कोवलेंट नहीं, बाकी सारे कोवलेंट है, क्लियर। आगे सुनो, KCl भी आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन KCl के साइड में सॉलिड लिखा हुआ है, और सॉलिड का मतलब क्या है अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हो, सॉरी मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो, ठीक है। और एक का मतलब मोल्टन स्टेट ही है, इसीलिए। तो अगर गलती से भी एक चीज याद रखो, गलती से भी इसके साइड में एक्वस लिखा होता KCl के, तो ये भी आंसर होता। इसके साइड में एक्वस ना लिख के सॉलिड लिखा हुआ है, और आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक। आगे सुनो, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन इज रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल, सॉरी सैपोनिफिकेशन मतलब, एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस इथेनॉल, ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाता है, और उससे जो आंसर निकलता है तो ईस्टर प्लस NaOH, तो ईस्टर प्लस NaOH कॉस्टिक सोडा, आंसर नंबर C हो गया। वो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है ना, उसके आगे फर्दर होती है ना वो। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट शो, कार्बन डाइऑक्साइड में से क्या नहीं दिखाता, कैटेनेशन दिखाता है, आइसोमरिज्म दिखाता है, कोवलेंट बॉन्ड दिखाता है, ट्राइवैलेंसी नहीं दिखाता। ट्राइवैलेंसी भी दिखाता है जब वो क्या नाम है उसके अंदर होता है, ग्रेफाइट के साथ काम करता है, लेकिन प्रोमिनेंट फीचर नहीं है उसका। लेकिन तुम ये भी बोल सकते हो कि आइसोमरिज्म भी डायरेक्ट आंसर नहीं है इसका। तो अगर देखा जाए तो कैटेनेशन दिखाता है, कोवलेंट बॉन्ड दिखाता है, ट्राइवैलेंसी दिखाता है, आइसोमरिज्म एक फिनोमिना है, इस वजह से तुम इसको ऑड वन आउट कर सकते हो, ठीक। लेकिन अगर तुम देखोगे तो वो दिखाने के लिए सारी चीजें दिखाता है ट्राइवैलेंसी, तो इसका मतलब इसका आंसर आइसोमरिज्म और ट्राइवैलेंसी दोनों हो सकता है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल से बोलने में लगा हूँ जब मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा था कि भाई मैं 2 ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सिनेरियोस पता लग जाए। आपका आंसर एक ही होगा, मैं आंसर अभी एक ही बता दूंगा, लेकिन और मैं ऐसे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन नहीं आते, वो यहाँ पे डालने पड़ते हैं क्योंकि हमें मल्टीपल क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो इसीलिए कंफ्यूजिंग वाले डालने पड़ते हैं थोड़े से। लेकिन ऐसे कंफ्यूजिंग जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ऐसे नहीं आता है, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोनों आंसर, क्योंकि देखो ये सारे तीनों के तीनों अगर देखे जाए तो फिनोमिना है, ट्राइवैलेंसी कैरेक्टर है, इसलिए कैरेक्टर को ऑड वन आउट कर दो। लेकिन आइसोमरिज्म में फिनोमिना है तो उस हिसाब से ये आउट होना चाहिए आइसोमरिज्म, लेकिन इसका ट्राइवैलेंसी से लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बाकी देख लेना मैंने क्या लिख रखा है आंसर में, ठीक है। आंसर तो आ ही गए, देख ही लेते हैं। 28 का D लगाया हुआ है, ट्राइवैलेंसी लगाया हुआ है, तो ट्राइवैलेंसी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो असर्शन रीजन आ गया यार अपने फेवरेट, ठीक है। तो सुनो, फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स ऑफ बुटेन, दोनों बुटेन के लिए है, पहले चेक कर लेते हैं। 4 कार्बन सारे सिंगल, 4 कार्बन सारे सिंगल, ठीक है। बुटेन तो है, ये तो बात तो सही है, ठीक है। तो असर्शन तो ठीक है, इसका D ऑप्शन तो नहीं हो सकता। स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है भाई। स्ट्रक्चर फार्मूला पहले तो आइसोमर दे दिए बुटेन के, यहाँ पे भी आइसोमर की बात करी हुई है, और यहाँ पे आइसोमर की डेफिनेशन दे दी, बिल्कुल सही बात है, ए हो गया इसका आंसर। आंसर भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, बिल्कुल सही बात है। असर्शन तो ठीक है भाई, क्योंकि हर किसी में CH2 का डिफरेंस है।
A series of compound with same functional group but different CH2 molecule is called a homologous. अगले वाले homologous series की definition दे दी, इसका भी आंसर ए है। भाई क्या क्वेश्चन बना रखे हैं यहाँ पे, आइसोमरिज्म क्या पूछा, आइसोमरिज्म की डेफिनेशन दे दी, यहाँ पे होमोलॉगस का पूछा, यहाँ पे होमोलॉगस की डेफिनेशन दे दी, दोनों का आंसर ए है। ठीक है, यहाँ पे खत्म होती है केमिस्ट्री। तुमने अगर दोनों वीडियो एक साथ देखी है, ठीक है, अलग अलग टाइम पर देखी है, वो तुम पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ऑफ केमिस्ट्री के फर्स्ट सेट ऑफ एमसीक्यू मैंने कंप्लीट करा दिया दोस्तों। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें एक साथ पूरा खत्म करना है, फिर कैसे करना है। लेकिन अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो बताओ उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बता देना। ठीक है, बाकी कमेंट नीचे डाल दो। ठीक है, मैं देख लूँगा। ऐसे हम कल फिजिक्स के लिए करेंगे लास्ट, उसके बाद हम कंटिन्यू क्लास में कर ही देंगे। तो कल मतलब इसके आगे फिजिक्स की क्लास होगी। तो रोज मॉर्निंग में क्लासेस चल रही है तुम्हारी, ठीक है, शाम को ये चल रहा है। ठीक है, तुम्हें टेस्ट पेपर सीरीज चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक्स मिल जाएंगे, सारे लिंक्स जहाँ पे तुम्हें मिल सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा जो हमने वीडियो बनाई थी, तो उस पर कमेंट जैसी करोगे फ्री एमसीक्यू तो पूरी सीरीज तुम्हारे पास आ जाएगी। कुछ लॉगिन आईडी पासवर्ड कुछ नहीं चाहिए, सब मैंने पहले बता रखा है। सीधा तुम्हारे पास सारे एमसीक्यूज आ जाएंगे। सिर्फ साइंस के ही नहीं, मैथ, साइंस और एसएसटी के एमसीक्यूज आ जाएंगे। 5000 प्लस एमसीक्यूज हैं टोटल। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करो तुम, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई हमारे एमसीक्यूज बनाने का, फ्री करने का सबसे बड़ी बात कोई फायदा नहीं है। क्योंकि फ्री करने में बहुत एफर्ट्स, बहुत सोचना पड़ा, लेकिन तुम पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत होगी। बाकी खत्म हो गया यार। ठीक है, हमने इसके भी एमसीक्यूज कर लिए, कार्बन सॉरी क्या नाम है, केमिस्ट्री के भी खत्म कर दिए हमने। ठीक है, अब बचा फिजिक्स, कल हम फिजिक्स फोड़ेंगे। ठीक है, और फिजिक्स के एमसीक्यूज थोड़े से बड़े हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कितने चैप्टर है, 4 चैप्टर उसमें भी है। ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे तो वो थोड़े से लंबे हो सकते हैं, तो उसको भी हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो लाइट कॉन्सेप्ट अलग कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट अलग कर देंगे। लाइट में 2 चैप्टर आ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी आ जाएंगे। ठीक, बाकी मिलते हैं। ठीक है, अगले बैचेज में, बाकी कंटिन्यूस बैचेज में। बाय बाय।